आपकी गर्मी निकली नहीं और आज उनको गर्म कर दिया आपने लखनऊ में बैठे बैठे। आज आपके ट्रैक्टर और ट्रॉली और हम सबको देखकर वहां मुख्यमंत्री योगी जी का माथा गर्म हो रहा होगा। और आज इतने ट्रैक्टर और इतनी ट्रॉलियां हमारे साथ चल रही थी कि लखनऊ से योगी जी ने जो बेतुका आदेश दिया, किसान के वाहन सीज करो, किसान पे 10,000 का जुर्माना लगाओ, अगर ट्रॉली पे ट्रैक्टर पे सवारी जाएगी तो दंड मिलेगा। राम राम जी। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। मैं तो आज देखने आया था, अभी चंदन ने बात कही ना कि मैंने उनके लिए कहा था चुनावी सभा में, शायद पुरकाजी में सभा थी, मोरने में ही थी। हाँ, रात हो गई थी। और मैंने यही कहा था कि देखो इतना मासूम सा चेहरा है, तो अब आपने जिता भी दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जब आपने जिता दिया, इतने भारी मतों से जिताया है और कुछ वक्त भी बीत गया, कि मैं आके आपसे भी पूछूं अभी मासूम है कि नहीं है ना? अभी भी मासूम, बिगड़ा तो नहीं? ठीक। ऐसे ही पहचान बनती है। संजय जी के साथ मैंने बहुत करीब रहकर काम किया, उनके मूल स्वभाव को मैंने, चरित्र को मैंने समझा और देखा, पहचाना, और चंदन के अंदर भी वही गुण होंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज त्योहार के दिन मुझे आपको राम राम कहने का और आपके आगे अपने हाथ जोड़ने का मौका मिल रहा है। एक बिजली का करंट सा दौड़ता है मेरे अंदर, शरीर के अंदर, जब इस तरह से आप एक दृश्य आपने तैयार किया है, अपने ताकत का प्रदर्शन किया है। आज धनतेरस है, लेकिन मैं जानता हूं आप में से कोई भी गिन्नी या साड़ी खरीदने जाने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत नहीं, कहां से खरीदोगे? खरीदारी तो तब होगी जब भविष्य को लेकर एक सुकून हो, एक विश्वास हो कि हां, आने वाले दिनों में हमारी माली स्थिति, हालात अच्छे होंगे या सुधरेंगे। लेकिन ऐसा आज कोई मानता नहीं है। इस देश में मध्यम वर्ग, शहर में रहने वाले लोग, कर्मचारी, और उसके नीचे आप जाके देखोगे कि जो मजदूरी कर रहा है, जो खेती कर रहा है, जो कारीगर है, जो बुनकर है, उन्हें तो कतई विश्वास नहीं कि आगे क्या होगा। और इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, जहां आर्य समाज एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर आप लोगों ने अपनाया, आज इस क्षेत्र में अफसोस की बात है कि शराब का चलन बढ़ गया है, ड्रग्स का चलन बढ़ गया है, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक नौजवान घिरा हुआ है अपनी चिंताओं में। अब वो क्यों कल परसों की कैसे फिक्र करे जब उसे को विश्वास नहीं कि कुछ होगा, और जब कुछ होगा नहीं तो मायूसी के अंधेरे में, उस कुएं में अपने आप को पाता है। कैसे उससे बाहर निकले, कैसे उस चक्रव्यूह को वो व्यक्ति तोड़ेगा? तो बहुत कठिन दिन हैं हम सब के लिए, और एक ही काम हम कर सकते हैं कि एक दूसरे का सहारा बने रहें, और आज आपने करके दिखाया। मैं भोपा मोड़ से, उस ऐतिहासिक मोड़ से हम लोग ट्रैक्टर की सवारी करके आ रहे हैं, ट्रॉली पे हम लोग सारे विधायक बैठे थे, और आज इतने ट्रैक्टर और इतनी ट्रॉलियां हमारे साथ चल रही थी कि लखनऊ से योगी जी ने जो बेतुका आदेश दिया, किसान के वाहन सीज करो, किसान पे 10,000 का जुर्माना लगाओ, अगर ट्रॉली पे ट्रैक्टर पे सवारी जाएगी तो दंड मिलेगा। ये आदेश किसने दिया? योगी जी ने दिया लखनऊ से। आज आपके ट्रैक्टर और ट्रॉली और हम सबको देखकर वहां मुख्यमंत्री योगी जी का माथा गर्म हो रहा होगा। मैं बधाई देता हूं। आपकी गर्मी निकली नहीं और आज उनको गर्म कर दिया आपने लखनऊ में बैठे बैठे। यही अंदाज है। वाह मेरे शेरों, अगर मुजफ्फरनगर जिले का आदमी टक्कर लेगा नहीं, हम नहीं देखते कौन सी बड़ी ताकत है, बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है या नहीं, हमें इस बात की फिक्र नहीं। जो सही है तो सही है।
और कमजोर का साथ देना हमेशा। ये हमारी फितरत है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा खून है, ये हमारी परंपराएं हैं। और आज भी आपने कर दिखाया। अभी कोई माहौल नहीं राजनीतिक, कोई सभा नहीं कर रहा। ये तो सम्मेलन नहीं, आपने इसे सभा में तब्दील कर दिया। लेकिन आज के समय त्योहारों के बीच कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह की सभा कर रही उत्तर प्रदेश में? कोई नहीं कर रहा। और लोग विश्लेषण करेंगे कि क्या हो गया, एकदम किसान क्यों खड़े हो गए, ये क्या बात थी, क्या समस्या थी। हम किसान हैं, हम खुद अपनी लकीर बनाते हैं और खुद लकीर तोड़ते हैं। कब किसान उठ जाएगा, क्रांति के स्वर लेकर चल पड़ेगा, ये और कोई बता नहीं सकता। हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं, हम अपने आप में ही जो है बहुत बड़ी फोर्स है, ताकत। तो उस ताकत को मैं सलाम करता हूं। और धनतेरस में मैं और क्या कमाई कर सकता हूं, यही तो मेरी पूंजी होगी। आप यहां क्यों आए? प्यार में आए और एक विश्वास के साथ आए। प्यार तो प्यार होता है, लेकिन प्यार से भी बड़ा मेरे लिए वो आपका विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास अकेले मैंने नहीं बनाया है, वह पुराना चला आ रहा है। कुछ हमारे टोपी वाले जो बैठे हैं, पगड़ी वाले, ये मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया मंच से तो हमारी बात होगी। इस विश्वास के साथ आप आए हो। और ये नौजवान यहां आए हैं, जितना खून इनका गर्म है उतना मेरा गर्म है, देखते हैं। ये भी नहीं रुकने वाले, मैं भी नहीं रुकने वाला। इन्हें विश्वास है कि अगर लोकदल का मंच सजेगा, हम वहां खड़े होंगे तो कुछ बात बनेगी। मेरे लिए ये विश्वास ही मेरी पूंजी है, यही हमारी ताकत है। प्यार तो बना रहेगा, प्यार तो कोई खराब कर नहीं सकता। जो सच्चा प्यार होता कभी खंडित नहीं होता। लेकिन मेरा ये संकल्प रहेगा, हमारे सभी विधायकों की जिम्मेदारी है, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये विश्वास कभी कमजोर ना हो पाए। अब समस्या पे आओ कि हम क्यों कर रहे हैं सम्मेलन। सम्मेलन नहीं, हम तो धरना भी कर सकते थे, पंचायत भी कर सकते थे, हम इसे दूसरा रूप भी दे सकते थे। लेकिन हमने ये समझा कि अभी आंदोलन का तो वक्त आएगा, अभी आवश्यकता है कि हम संवाद करें, हम अपने वैचारिक दृष्टिकोण को मजबूत करें, उसे आगे रखें। हमारी कमजोरी तब आती है जब किसान सिमट के अकेला खड़ा हो जाता है। समाज में अकेला नहीं, किसान के साथ मजदूर भी चलता है, किसान के साथ ही मिल में कर्मचारी भी, इनका भी हित है। जो छोटे व्यापार है, जो जुड़े हैं उन छोटे व्यापारों से, उनका भी हित है। जो रिक्शा ठेली चलाते हैं शहर में, उनका भी हित है। जिन पे, जो गांव में रहते हैं, जिन पे जमीनें कम हो, जमीनों से उनका गुजारा नहीं है, खेती नहीं करते, उनका भी हित है। लेकिन जब वो कभी कभी आंदोलन होता है तो कुछ हमारे मित्र हैं मीडिया वाले बहक जाते हैं, वो लिख देते हैं ये एक किसान की लड़ाई। किसान की लड़ाई अकेली नहीं है, और किसान में भी एक जाति की लड़ाई नहीं है। एक जाति का अकेला वर्चस्व ना तो किसी क्षेत्र में कायम रह सकता, ना कभी समाज में कायम रह सकता। समाज तो सबसे बनता है और किसान भी सबसे बनते हैं, और किसान लड़ रहे हैं तो सबके लिए लड़ रहे हैं। ये बात हमें औरों को भी समझानी होगी। इसलिए हम सम्मेलन कर रहे हैं कि हम अपने तरीके से, प्यार से अपने मुद्दे बता दें। और सुन रहा है कोई प्रशासन में, सुन रहा है कोई यहां जिले में, सुन रहे होंगे लोग बिजनौर लोकसभा के मतदाता, और सुनेंगे लखनऊ में बैठे लोग, कान खुलेंगे, उन्हें एहसास होगा कि हक और हकूक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आज मैं आपके बीच मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, त्योहार की बात करने नहीं आया हूं। आप सब लोग नहीं आए ये बात करने को। आज आपके बीच मैं कबूतर की और चीते की तो बात कतई नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पहले कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ रहे हैं।
ये कोई उपलब्धि हुई? कबूतर तो शांति की निशानी थी। आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये पुरानी परंपरा चल रही है, कोई समारोह होगा तो कबूतर सफेद छोड़ दिए जाते थे, क्योंकि पीस। और चीता किस चीज की निशानी है मैं तो नहीं जानता। और ये बेचारे चीते तो बिल्ली की तरह हैं, ये तो बिल्ली की तरह है, शेर की तरह आवाज भी नहीं निकालते। खैर हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें अपनी बात करनी है। आज हालात बेहद खराब हैं, वित्तीय स्थिति, वित्तीय संकट देश के आगे है। सरकार अभी भी मनमानी कर रही, सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स धड़ाम से गिर रहे हैं। वही रुपया जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जब विपक्ष में बैठे थे तो प्रधानमंत्री को घेरने का काम करते थे, अब आंख मीच के दूसरी ओर देख रहे हैं। और किसान की स्थिति इतनी खराब है कि वो कर्ज में डूबा जा रहा है। 2019 में NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उन्होंने सर्वेक्षण किया कि हमारे गांव देहात में देश भर के किसानों की माली हालत क्या है, कर्जा कितना है, जमीनें कितनी हैं। और उन्होंने पाया कि 2013 से 2018 के 5 साल में एक औसतन गांव देहात के परिवार पे, किसान के परिवार पे जो कर्ज था 5 साल में 58% कर्जा बढ़ गया है। औसतन हर एक किसान पे 74,000 रुपए का कर्ज, 2018 का वो आंकड़ा मैं आपके बीच रख रहा हूं। 74,000 रुपए का कर्जा है सब पे, कुछ पे ज्यादा है, कुछ पे कम है। और वो सब बैंक से नहीं, क्रेडिट कार्ड से नहीं, वो दूसरे रास्तों से आपने पैसे जोड़ जोड़ के आज खेती करते हो, बच्चों की फीस जमा करते हो, घर के खर्चे निकालते हो। मिल वाले आपको समय पे पेमेंट देते नहीं, बिजली विभाग वाले आपके पीछे भागते हैं, कुर्की होगी घर की, बेइज्जती करो किसान की, जो 10,000 रुपए नहीं चुका पाएगा उसको जलील करो। पूरी सरकार, पूरा सरकारी तंत्र आपके दरवाजे आपसे लेने आ जाता है। लेकिन जब आपका हक है, जो आपको मिल नहीं रहा, आपको वंचित रखा जा रहा है, वह सरकार आपको कहीं दिखाई नहीं देती। 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। आज कोई कह भी रहा है 14 दिन की बात। कौन कह रहा है 14 दिन की बात? भूल गए सब लोग, भूल गई सरकार, कोई नहीं दोहरा रहा इस बात को। तो कटु सत्य है, इस सरकार ने बार बार किसानों को छला है, झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी कह गए थे कि किसान को तो बिल आएगा नहीं, हमें एक मौका दोबारा दे दो, 5 साल किसान के बिल नहीं आने का। वही सरकार अभी विधानसभा सत्र में कहती है कि हम बिजली पे कोई छूट किसान को नहीं दे सकते। मैं जब यहां आया था चुनाव के पहले, आपने मुझे कहा कि यहां मिल का विस्तार हो जाएगा, तो हमारा गन्ना, हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। ये जो हमने गन्ने की वैरायटी 238 चलाई, उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, रिकवरी बढ़ गई, बहुत तरक्की करी। किसानों ने अपने मेहनत से ये सब तैयार किया, लेकिन उसका फल किसानों को नहीं मिल रहा। आपने कहा यहां मिल का विस्तार हो जाएगा तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें भी फायदा है, मिल को भी फायदा है, कर्मचारी को भी फायदा है, व्यापारी को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है। इसलिए मैंने चुनावी मंच पे इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हमारी नजर इस पर रहेगी, इसका जो आप विस्तारीकरण चाहते हो हम करेंगे। आज 2500 टीसीडी की इसकी कैपेसिटी है, 25,000 क्विंटल की इसकी कैपेसिटी है। ये 75,000 भी हो जाए, इसे 3 गुना भी अगर सरकार कर देगी तो मैं मानता हूं कि वह भी कम है। भरपाई किसान यहां क्षेत्र का कर देगा। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और आज गन्ने की स्थिति इसलिए भी खराब है कि जो कोयलों का उद्योग था उनको भी कसा जा रहा है। हम लोग एनसीआर में आ गए, शामली, मुजफ्फरनगर जिला अब एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन, राजधानी का हिस्सा बन गए। कितनी खुशी की बात है, राजधानी का हिस्सा बन गया। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली जैसी सुविधा मुजफ्फरनगर में मिलेगी। सड़क मिल रही है क्या?
क्या सुविधा मिल रही, मैं पूछता हूं। वही बीजेपी की हरियाणा की सरकार है, उन्होंने योजना बना ली और उनके अंतर्गत जो एनसीआर में हरियाणा प्रदेश की जितने जिले और जितनी जमीन आती थी, वहां की राज्य सरकार ने योजना बना ली, प्रस्ताव तैयार कर लिया कि 33% कटौती करेंगे। वापस एनसीआर से हम चाहते हैं एनसीआर से हटाकर दोबारा हमारा शासन उसमें चले। वो दूसरी राह पकड़ रहे हैं। यूपी की सरकार की कोई तैयारी नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्यों इस मांग को उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। ट्रैक्टर चलाओगे तो दिक्कत। लाभ क्या है एनसीआर माने का? कोयले वालों को क्यों घेर रहे हैं? ईंट भट्टे वाले उद्योग को क्यों घेरा जा रहा है? कि पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा। एनसीआर में हो आप, सुविधा कुछ नहीं है। अगर एनसीआर बोर्ड कोई बड़ी परियोजना लाए मुजफ्फरनगर शामली के लिए, सड़कों के लिए, विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए, तो हम लोग कहेंगे हाँ, हम राजधानी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एनसीआर में आना चाहते हैं। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं लोगों से कि जो एनसीआर में जिस क्षेत्र को जोड़ा गया, वहां के लोग निराश हैं, हताश हैं और वो चाहते हैं कि एनसीआर से हमें दूर रखा जाए। ये बात सही है, व्यवहारिक लग रही है कि नहीं? आपका कर्जा बढ़ गया है, समय पे पेमेंट हो नहीं रहा, आपके मसलों पे, मसौदों पे कोई चर्चा ही नहीं है। वो पटल पे कैसे आएगा जब कोई उस मुद्दे पे गंभीर नहीं, कहीं चर्चा नहीं हो रही। हमने विस्तारीकरण की बात की, इस मिल की योगी आदित्यनाथ ने बात की है चुनावी सभा में। आज वो मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, दूसरा मौका आपको दे दिया। अब मुजफ्फरनगर के आदमी तो बहुत मिठाई खाएं, यहां भी रेवड़ी बांट दी लगता है। यहां हमें रेवड़ी नहीं चाहिए थी, रेवड़ी बांट के चले गए, कुछ नहीं दिया। वही सरकार है, वही लोग हैं। विधानसभा में जब हमारे आपके विधायक ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा हमारी तो कोई योजना ही नहीं है। और उस सवाल को आप देखेंगे, उसका दूसरा अंक था, प्रश्न का दूसरा भाग था, उसमें कहा तो फिर क्या? उन्होंने कहा इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस मिल की, और इसलिए इसको कर्जा भी नहीं मिलेगा। हम क्या सरकार से मांग कर रहे हैं या हम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से मांग कर रहे हैं? हम क्या ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक वाले इनको लोन दे दो? नहीं, हम मांग कर रहे हैं योगी जी से कि सहकारी मिल है, सहकारी की मिल की वित्तीय स्थिति के लिए, संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। दंड देना हो तो जिन लोगों ने गबन किया उन पे दंड दो, किसान को दंड मत दीजिए, पेनल्टी किसान पे मत लगाइए। बहुत पैसा लुटा रही सरकार प्रचार में, कार्यक्रमों में बेफिजूल के। आज प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा रहे हैं, रोजगार मेला, और उस मेले में किसी नए आदमी को नौकरी नहीं मिलनी। जिनको पिछले 1, 2, 3 साल से नौकरी मिल जानी थी, जिसकी रोकी हुई थी, कह रहे 75,000 नौजवानों को नौकरी देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये देख लेना, अपॉइंटमेंट लेटर में हो सकता है प्रधानमंत्री जी का फोटो भी लगी हो। इतना जता जता कर, बेइज्जत करके ये रोजगार मेले पे खर्चा होगा, भाषण जड़े जाएंगे। नौजवानों को क्या लाभ मिल रहा है इसमें? भर्ती हो रही है कोई? 37 लाख लोग उत्तर प्रदेश के, अभी पेट का इम्तिहान हुआ, यहां नौजवान कोई था जो पेट का इम्तिहान देने गया है? कोई सुविधा नहीं। मैं भी मानता हूं भर्ती निकली 10 की और अभ्यर्थी हो गए 10,000, दिक्कतें आएंगी। सरकार को इंतजाम करना चाहिए था। सरकार को मालूम नहीं है कि कितने अभ्यर्थी आ गए, क्या इंतजाम था? ये जलालत है, ये बेइज्जती है युवा शक्ति की। आपके युवाओं की जो मेहनत है, आपको फल नहीं मिल रहा। सरकार की कोई योजना आपके लिए नहीं। मैं कहता हूं मेरी मांग है इस सम्मेलन में, मैं समझता हूं इस बात को, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन के लिए भी संकट है, सरकार को व्यवस्था करनी कहां से करे। इसलिए मैं मांग करता हूं आगे जो भर्तियां निकले, हर जिले में भर्ती का केंद्र स्थापित होना चाहिए, हर जिले में वहीं की वहीं भर्ती होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के आदमी को यह मत कहो
कि तू जाएगा कानपुर, तू जाएगा गाजीपुर, और गाजीपुर के आदमी को चलो तू जा बरेली। कहां से बच्चे खर्चा करके कैसे कैसे जा रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, और बिचौलियों की कमाई हो रही है। ये मांग व्यवहारिक है क्या? ये प्रस्ताव पारित है सम्मेलन में? भर्ती यही हो। हमारी तो यही बात हो सकती, किसान की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे। चंदन कह रहा है बछड़ों की भी कर लो जी। बछड़ों से तंग हो और इसमें सोचो गौ माता गौ माता गौ माता गौ सेवा, ये सब लोग बोलते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले। गाय तो पालते नहीं, बात खूब कर रहे हैं उसकी और कमाई कर रहे हैं उस बात कर करके। लाखों गाय लंपी डिजीज में प्रभावित हुई, लाखों। तस्वीर आपने देखी है, मरी मरी पड़ी हैं, गांव गांव में 50-100 मर गई, कोई तैयारी नहीं। टीका कौन सा ले रहे हैं? जो गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी जिस टीके को बनाती है, जो शीप और गोट, बकरी और भेड़ के लिए विकसित वो वैक्सीन है, वही वैक्सीन को मोदी जी ने हरी झंडी दी। और हमारी सरकार की संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, उन्होंने जो वैक्सीन लंपी के लिए विशेष तौर पे सिर्फ लंपी के लिए विकसित की, आज तक उसको हरी झंडी नहीं। ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जानबूझ के ये कैम नहीं हो रहा? उन्हें मालूम था, हम उन्हें घेरते थे कि आपके खेत खराब हो रहे थे, किसान नाराज थे। पिछले चुनाव में यहां से लेकर फैजाबाद में जब कोई चुनाव का विश्लेषण होता था, ये पत्रकार किसान के बीच खड़े होते थे। वहां किसान कहते थे कि हमारी फसल ये जो है ना आवारा, और वो तो सीधा नाम ही नहीं का लेते थे, यही लोग खराब कर रहे हैं हमारी फसल। आप तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लेके ही कहते हो उनको। कहो, मैं भी जानता हूं कहते हो, यही कहते थे पूरा चुनाव में, आपने देखा। हो सकता है उसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने के छुटकारा मिल जाए, एक तीर से 2 निशाने हो जाएं। यह भी दुखद विषय नहीं, भर्ती जहां कहीं हो, जाओ, प्रयास करो। मैं तो ये कहूंगा हमारी सरकार बना दो केंद्र में, इतनी सी भी ताकत हमारी बन जाएगी उस सरकार में, तो मेरा वादा है कि जिन अग्निवीरों की भी नौकरी आज लग रही, उन नौकरी को भी पक्का करेंगे। मैं यहां से कपसाड़ जाऊंगा, वहां एक विक्रांत नौजवान जो अग्निवीर के लिए तैयारी में जुटा था, वहां गया। सरदना क्षेत्र का गांव है विक्रांत, उस नौजवान की बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं, उसके परिवार के पीड़ा को यहां बयान करना चाहता हूं। उसने आत्महत्या कर ली, वह टूट गया। हो सकता था उसने कुछ सोचा हो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए मेहनत करता होगा। मैं इस सभा के बाद, इस सम्मेलन के बाद उस परिवार से मिलने जा रहा हूं, और ऐसे नौजवानों के इस दर्द को आगे हमें इस पे प्रकाश डाल के सरकार को घेरना होगा। मैं अपने एक पड़ोसी राज्य की बात भी करना चाहता हूं, जहां की सरकार आज आपको तंग कर रही है, हमारे प्रदेश के किसानों को। आप अपना धान लेके हरियाणा जाना चाहते हो, पहले भी जाते रहे हो, वहां मंडियां व्यवस्थित हैं, खरीदारी हो जाती है, भाव मिल जाता है, किसान को सुविधा मिल जाती है। या तो ऐसी सुविधा यूपी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमें यहां दे दे। बताओ, यहां मंडियां विकसित हो जाएं तो हम यहीं बेचें। हम क्यों चाहेंगे कि ज्यादा लागत लगा के हम दूर जाएं? लेकिन मजबूरी में जो उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में जाकर अपनी फसल को बेचना चाहता है, उसे रोका जा रहा है। रोका जा रहा है ना। वही लोग, मोदी जी क्या कहते, 3 कानून हम लाए हैं, 3 कानून हम लाए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन किसान के हित में है। आप ही को उल्टा समझा रहे थे, किसान भाई समझ नहीं पा रहे। और क्या बात थी, 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चर मार्केट,
भैया ये तो पहले से ही नियम था, पहले से कानून में प्रावधान है, पहले से किसान का अधिकार है। इस देश में कहीं जाके आप चाहो आप अपनी फसल बेच सकते हो, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि कोई सरकार आपको रोक दे। कानून आपने स्वीकारे नहीं, आंदोलन आपने किया, उस आंदोलन की सजा आज वहां खट्टर साहब दे रहे हैं। खट्टर साहब के लिए भी वहां नाम बहुत विकसित हैं, खट्टर 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 ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं। अब मुझसे क्यों बुलवाओ सारी बात, फिर सुर्खियों में आ जाओगे। समझ गए सारे सारे में। मैं उनको भी चेताना चाहता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी, मुझे याद है एक बार मथुरा में रोक लगी थी और खुद ट्रैक्टर पे लेके किसान की फसल को वहां पलवल होटल की मंडी में वो ले गए थे। और मैं चेताना चाहता हूं, अगर सरकार यूं ही किसानों को रोकेगी, आज ट्रैक्टर ट्रॉली में जिस तरह से जुलूस हम यहां लेके गए हैं, किसान की फसल लेके वहां जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। माइका लाल, और मैं नौजवानों के लिए एक और बात करना चाहता हूं, फिर हम समाप्त करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकारी में होगा, पहले भी हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया था। 2018 की बात है या फरवरी 2019 की बात, माफ कीजिए। दिल्ली में हमने एक सभा की थी और उसमें बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया और नौजवानों को इकट्ठा किया और हमने एक सवाल पूछा था। आज 21 साल की उम्र में ये नौजवान शादी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, ये अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, मां और बाप बन सकते हैं। इससे बड़ा कोई फैसला नहीं होता किसी के जीवन में। आप किसी और एक दूसरी जीवन के लिए जिम्मेदार हो जाते हो। मेरी 2 बेटियां, इसलिए मैं समझ सकता हूं। आप प्रधान बन सकते हैं, आप पार्षद बन सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, आप ड्राइवर लाइसेंस बना सकते हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप अधिकारी भी बन जाओगे, लेकिन आप विधायक और सांसद 21 साल की उम्र में नहीं बन सकते। इस नियम के कोई सर पैर नहीं है। ये नियम मुझे समझ में नहीं आता कि 25 साल की जो हमने रेखा लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। मैं जब नौजवान था, मैं तो बहुत मासूम था, इससे भी ज्यादा। आजकल नौजवान तेज पैदा हो रहे हैं। 2 साल का बच्चा भी मोबाइल फोन पे ऐसे करता है, यूं लेफ्ट राइट। सब जानते हो आप, बहुत तेजी से सीख जाते हो। इसलिए नौजवानों, मैं आपकी प्रेरणा से और आपके लिए, आपके खातिर कि नई लीडरशिप पैदा हो, हमें क्षेत्र से नए नेताओं को लाना है, अपने बीच से नए संजय चौहान को पैदा करना है, श्री मुलायम सिंह यादव जी को पैदा करना है, चौधरी अजीत सिंह जी को पैदा करना है, चौधरी चरण सिंह जी को पैदा करना है, सरदार पटेल को पैदा करना है। ये नौजवान ही वो फैसले ले सकते हैं। इन नौजवानों को ताकत दो। और इसलिए मैं एक निजी विधेयक संसद में पेश करूंगा और मेरी मांग रहेगी कि 25 साल से उम्र 21 साल कर दी जाए। राजी हो कि नहीं? आप भी राजी हो? ये मत सोचना कि हमारा हक मारा जा रहा है। आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना नौजवान। मैंने एक बात महसूस की, हमारे क्षेत्र का एक मिजाज है, हम लोग पगड़ी का सम्मान करते हैं, पुरानी परंपराओं का आदर करते हैं। इस देश में यह अनोखा है। दूसरे क्षेत्र में आप जाके देखोगे ऐसी परंपराएं अभी तक नहीं चल रही। बहुत चीज बदल गई हैं, हमारे यहां भी बहुत चीज बदल गई, लेकिन अब भी हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखना जानते हैं। यही इस क्षेत्र की पहचान है, इस पहचान को बना के रखना। लेकिन वही एक बात है कि समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए, और इसलिए नौजवानों के हित में नौजवानों को आगे बढ़ाओ। ये देश का भविष्य है, ये मुजफ्फरनगर का भविष्य है। और उसी तरह से जिस तरह से आपने पिछले चुनाव में ताकत दी, नौजवान को जिताया, विपक्ष को मजबूत किया। हालांकि अभी समय है और हम फैसला लेंगे। मैं चाहूंगा कि जो अब अगला पड़ाव होगा पार्लियामेंट के चुनाव का, जो बड़ा चुनाव होगा, उसमें भी किसान की आवाज को आप ताकत देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।